सो गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन। और जैसे कि हमने कल से स्टार्ट किए थे एमसीक्यू पेपर 1 के यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, जो आज हम करेंगे फिर से कंटिन्यू। तो मैं आपके साथ लेके आई हूँ और भी क्वेश्चन जो कि PYQ में आ चुके हैं। तो आइए और जल्दी से ज्वाइन कीजिए क्लास और बहुत सारे क्वेश्चंस के दीजिए आंसर, जो आपकी तैयारी को और भी बनाएंगे बेहतरीन और अच्छी सी। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड विद द क्वेश्चन 1। So, the first question in front of you is, which of the following are the online tools used for creating and sharing mind mapping? Mind mapping, ठीक है? So, which of the one is the tool? ठीक है, बताइए कौन कौन से टूल है जो कि माइंड मैपिंग में यूज आते हैं। आपको माइंड मैपिंग पता है क्या होता है? माइंड मैप्स और माइंड मैपिंग, ये ऐसे आइडियाज होते हैं जो हम सेंट्रल टॉपिक से अलग अलग जो भी आइडियाज आते हैं उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करने में हेल्प करता है माइंड मैपिंग। ठीक है, तो माइंड मैपिंग में क्या होता है, एक टॉपिक होता है सेंट्रल टॉपिक जिसे बोलते हैं, उसके आप सब टॉपिक्स देते हैं एज अ आइडिया और फिर हम उनको लिंक करके इंफॉर्मेशन पे पहुंचते एक क्रिएटिव मेथड से। ठीक है, तो उनके ऑनलाइन कौन कौन से मेथड्स है, इसमें से टूल्स कौन कौन से बताइए आप। फर्स्ट ऑप्शन जैसे आप देख रहे हैं, कॉगल, फ्लिपग्रिड, माइंड मिस्टर, गूगल फॉर्म्स और लास्ट है माइक्रो। तो आप देखिए इसमें से ऑप्शन चूज कीजिए कि कौन सा बेस्ट है, बताइए। देखो सबसे पहले अगर नहीं आ रहा हो तो देखिए गूगल फॉर्म तो आपका होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि गूगल फॉर्म आपके लिए क्विजेस बनाना और शेड्यूल्स बनाने में काम आता है, तो इसमें माइंड मैपिंग का कोई रोल नहीं है। ठीक है, फिर फ्लिपग्रिड भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो बचे 3 जो कि होगा आपका कॉगल, माइक्रो और एक है माइंड मिस्टर। ठीक है, ये जो तीनों टूल्स है इसका A, C और E, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा A। ये तीनों टूल्स जो है ये यूज आता है, कोलैब करता है, ये कोलैब करता है आपके माइंड मैपिंग को और दूसरों से शेयर करने में हेल्प करता है। इसे एडिट कर सकते हो आप, क्रिएट कर सकते हो इन टूल से, एडिट और क्रिएट कर सकते हो इन टूल से, और इन माइंड मैपिंग को आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो। इट मींस आपके आइडियाज को आप शेयर कर सकते हो इन टूल्स की हेल्प से। ठीक है, तो हम पहुंचते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व द हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग लेवल? तो इनमें से कौन से है जो थिंकिंग हाईएस्ट थिंकिंग लेवल पे आपको ऑर्डर है? फर्स्ट मेमोरी लेवल, सेकंड आपका B जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल, C रिफ्लेक्टिव लेवल और ऑल लेवल्स इंक्लूड सिमिलर थिंकिंग स्किल्स। बताइए, ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का। आपको ये तो पता ही है कि 3 लेवल्स होते हैं हमारे पास। ओके, पहला मेमोरी, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा होता है आपका रिफ्लेक्टिव। मेमोरी में तो आपका कौन सा लेवल होता है? थॉटलेस, बिना सोचे समझे आप लर्न करते हो, थॉटलेस मतलब रट्टाफिकेशन, रूट लर्निंग जिसमें होती है। ओके, जो सेकंड लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें आप अंडरस्टैंड करके चीजों को लर्न करते हो, फैक्ट्स और फिगर को देखते हो। क्या देखते हो? फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हो, प्लस रिलेशनशिप को देखते हो चीजों के बीच में कि वो रिलेट हो रही है या नहीं। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग आपका होता है थॉटफुल। ठीक है, रिफ्लेक्टिव कैसा होता है? रिफ्लेक्टिव में क्या होता है? हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग होती है। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या होता है? हाईएस्ट थॉटफुल। तो इसका आंसर होगा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। If Ram is not able to understand certain concept in a particular subject and is continuously performing poorly in that subject, तो राम एक इंसान है जो स्टूडेंट है जो कि कंटिन्यूअसली पुअर परफॉर्म कर रहा है किसी एक सब्जेक्ट में लगातार,
विच इवेल्यूशन टेस्ट विल हैव टू बी कंडक्टेड टू नो द कॉज ऑफ हिज डिफिकल्टीज। तो उसकी जो लर्निंग डिफिकल्टीज है उसका जो कॉज है उससे हमें कैसे पता चलेगा, कैसे, किस असेसमेंट या किस इवेल्यूएशन से पता चलेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है लर्निंग में, जिसके कारण उसके रेगुलरली पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है किसी सब्जेक्ट के अंदर। इसका आंसर आप बताइए, कौन से इवेल्यूएशन में हमें पता चलेगा, बताइए। देखिए प्लेसमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि ये बच्चों के शुरू में जो उनका एंटरिंग बिहेवियर है वो देखने के लिए यूज होता है। प्लेसमेंट इवेल्यूशन में हम ये देखते हैं कि बच्चों को कितना आता है, हम उनको टेस्ट करते हैं कि किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उनको कितना आता है। तो ये तो होने से रहा, ये स्टार्टिंग में होता है। डायग्नोस्टिक ये होता है जो लर्निंग की डिफिकल्टीज को क्या करने में काम आता है, इवेल्युएट करने में काम आता है, पता करने के लिए काम आता है कि बच्चा को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है पढ़ते समय। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक होगा आंसर। समेटिव ये आपका एंड ऑफ द होता है, एंड ऑफ द कोर्स का टेस्ट होता है। ठीक है, फॉर्मेटिव क्या होता है, जब आप बीच बीच में इमीडिएट फीडबैक के साथ क्या करते हो, टेस्ट लेते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होप सो आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईसीटी टूल्स आर एसोसिएटेड विद माइंड मैपिंग। अगेन फिर से माइंड मैपिंग के ऊपर क्वेश्चन है। अब तो ये इजी हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता चल गया कि कैसे एलिमिनेट करते हैं। जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है उसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो पहले ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये देखो एडोब फोटोशॉप, ये तो मीनिंग ही नहीं है इसका, सिर्फ फोटोशॉपिंग एडिट के वगैरह के लिए काम आता होगा ये, तो ये ई तो हो नहीं सकता। हम यह देखते हैं कि ई जिसमें है वो तो कट जाएगा। ऑप्शन आपका डी और सी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर हम देखते हैं माइंड मिस्टर, ये पहले भी था। ठीक है, तो ए आना चाहिए, तो बी ऑप्शन में, क्योंकि ए ऑप्शन के अंदर बी है नहीं, तो आपका आंसर ये होगा फर्स्ट माइंड मिस्टर, फिर होगा बी एक्स माइंड और फिर होगा सी मैप। ये तीनों टूल्स है फिर से जो एसोसिएटेड है, किससे रिलेटेड है, पूरा आपके माइंड मैपिंग से। ओके, होप सो यू कैन क्रैक द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। या विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ लर्नर्स। कौन से ये फैक्टर्स है जो लर्नर्स को अफेक्ट करते हैं या उनकी लर्निंग पे इफेक्ट करते हैं, उनको पढ़ने से रोकते हैं या फिर कुछ ज्यादा मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो दो है, एक तो पॉजिटिव भी और एक नेगेटिव भी। दोनों कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए फैमिली स्ट्रक्चर, सेकंड है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सी है कल्चरल बैकग्राउंड और फिर डी है टाइप ऑफ स्कूल। तो इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही आंसर आपका बताइए। देखिए एक तो ये चीज है, आप ये सोचिए कि कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करेगी, आप खुद पे लेके देखिए कि आपको कौन कौन से लर्निंग ऐसे जो है जिन पे इनके इफेक्ट्स पड़ेंगे। तो ये आंसर तो इसका होगा सारे, एक्चुअली ए बी सी डी। सी आपका ऑप्शन है। कैसे, जैसे अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, दे प्रमोट यू टू मोर स्टडी और नॉट, ये चीज है कि वो कितना पढ़ा सकते हैं या आपको पढ़ाने देते हैं या कितना आपको सपोर्ट करते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर, सिंगल पेरेंट है तो आपको कम रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे, डबल है, डबल मतलब पेरेंट्स है पूरे डबल, तो आपको क्या होगा, करेक्ट रिसोर्सेस और टाइमली रिसोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे लर्निंग के लिए, तो ये बेटर है। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है, जो इनकम रिलेटेड है, अगर इनकम बहुत कम है, जो पेरेंट्स पढ़ा नहीं पाते तो वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाते स्टूडेंट्स को, तो वो भी अफेक्ट करता है। कल्चरल बैकग्राउंड, क्या आपका कल्चर आपको अलाउ करता है या नहीं करता है पढ़ने के लिए, कितना प्रमोट कर रहा है। और टाइप ऑफ स्कूल, कि स्कूल्स के पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप कितना एक्सेस कर पाते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, लर्निंग स्किल्स और इन सब चीजों को। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स है जो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, सो आप अगर यूजीसी नेट की, फिर से मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन आप हमारे इसको सब्सक्राइब करें या हमारे ऐप के थ्रू आप पढ़ाई कर सके, तो प्लीज आप इंस्टॉल कीजिए और प्ले स्टोर पे आपको श्रीजी स्टडीज के नाम से, स्टडी सेंटर के नाम से ऐप मिल जाएगी।
उसके अंदर आप हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं पेपर 1 के, ठीक है। आपको सारा सॉल्यूशन विद क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिलेगा फुल प्रूफ तैयारी के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटररिलेटेड फ्रेजेस क्रिएटेड बाय जॉन केलर फॉर स्टिमुलेटिंग एंड सस्टेनिंग लर्नर्स मोटिवेशन इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो ऐसे कौन से इंटर रिलेटेड फ्रेजेस है जो कि जॉन केलर ने बनाया है टू स्टिमुलेट एंड सस्टेनिंग लर्नर्स के जो मोटिवेशन है उसके लिए, कौन कौन से इसमें से फ्रेजेस है ये बताइए। फर्स्ट है आपका अटेंशन, सेकंड है ऑथोरिटी, थर्ड है रेलेवेंस, फोर्थ है कॉन्फिडेंस एंड ई है सेटिस्फेक्शन। तो इसका क्या ऑप्शन आपके लिए सही है बताइए। देखिए ऑथोरिटी तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑथोरिटी से क्या होगा, आप तो लर्नर है ना, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी के ऑप्शन जो है हमारे अटेंशन, रिलेवेंस, कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन, ये जो आपका ऑप्शन ए है दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द टेंडेंसी टू फाइंड एकेडमिक एक्टिविटीज मीनिंगफुल, ठीक है, एंड वर्थवाइल एंड ट्राई टू बेनिफिट फ्रॉम देम इज कॉल्ड। अगर हम किसी टेंडेंसी एकेडमिक एक्टिविटीज के थ्रू फाइंड करते हैं मीनिंगफुल एंड वर्थवाइल एंड ट्राई टू बेनिफिट फ्रॉम देम इज कॉल्ड, क्या होगा इसमें से? मोटिवेशन टू लर्न, परफॉर्मेंस गोल, मास्टरी गोल्स, पॉजिटिव प्रैक्टिस। बताइए जी, इसका आंसर होगा ए, मोटिवेशन टू लर्न। आपको इन सब चीजों से क्या मिलेगा, मोटिवेट होंगे आप और भी पढ़ाई करने के लिए या लर्न करने के लिए, लर्निंग एक्टिविटीज आपकी और इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्सेंटीज related behavior in which children willingly make themselves absent from the classroom or outside classroom activities of the school। मतलब स्कूल से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में वो नहीं पार्टिसिपेट करता और हमेशा उस समय में एब्सेंट होता है या बंक करता है विदाउट द पॉइंट प्रायर परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, और पेरेंट्स के बिना एक तरह से बंकिंग हो गई। तो इसमें से क्या चीज है, वो चीटिंग है या फिर टेंट्रम्स है, लाइंग है या ट्रुएंसी है? क्या है इसमें से जो वो बिहेवियर कर रहा है, उस बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे बताइए। देखिए चीटिंग तो होगा नहीं, और सबसे इसका बेस्ट होगा ट्रुएंसी। ट्रुएंसी का मीनिंग ये होता है जब कोई स्टूडेंट जानबूझ के किसी एक्टिविटी को करता है नेगेटिव, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड ट्रुएंसी। ओके, नेक्स्ट, टीचर्स यूज निमोनिक्स स्ट्रेटेजीज फॉर स्टूडेंट्स टू एंगेज। जैसे आपने ये सुना होगा कम्युनिकेशन के अंदर जो अलग अलग न्यूमोनिक्स बनते हैं, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन शुड बी, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए एक इफेक्टिव जो आपका कम्युनिकेशन होता है उसके लिए एक निमोनिक है KISS, ठीक है। कीप इट सिंपल एंड कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल, जैसे कि ये एक निमोनिक है। ओके, तो इस टाइप के कैसे कैसे निमोनिक यूज हो पाते हैं, तो देखिए फर्स्ट ए साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए, बी मेमोराइजिंग एंड एसिमुलेटिंग इंफॉर्मेशन के लिए, सी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए, या डी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज के लिए। देखिए अगर कोई निमोनिक आप बना रहे हो, किसी चीज को इजी कर रहे हो, ओके, कोई टफ चीज है जो आप लर्न नहीं कर पा रहे हो या रट नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करते हो, निमोनिक बना देते हो, उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक बना देते हो जिससे आपको उससे जल्दी से जल्दी रिटेन हो पाए वो मेमोरी में। तो ये रिटेन का मतलब मेमोराइजिंग एंड एसिमुलेटिंग इंफॉर्मेशन होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। अ टीचर इज प्रिपेयरिंग अ कोर्स ऑफ साइंस, एक टीचर है जो कोर्स ऑफ साइंस प्रिपेयर कर रही है। He she wants to add an exercise that promotes collaboration, see collaboration की बात हो रही है, and problem solving among learners। जो लर्नर्स है उनके बीच में क्या हो रहा है, कोलैबोरेशन करवा रही है, कोई टीचर ग्रुप एक्टिविटीज करवा रही है एक तरह से, ताकि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो एक्टिविटी बन पाए। व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप शुड ही शी फॉर्म, कौन सा ग्रुप उन्हें बनाना चाहिए? फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्टूडेंट असाइनमेंट से, असाइनमेंट तो है नहीं, एक्चुअली ये डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। फिर है टीचर सेंट्रिक
ग्रुप्स। अगर टीचर को ही करना है तो ग्रुप बनाने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। सी है स्टूडेंट सेंट्रिक ग्रुप्स, हाँ ये हो सकता है। सोशल ग्रुप्स होगा नहीं क्योंकि हम कोई सोशल एक्टिविटी नहीं कर रहे, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, एकेडमिक से रिलेटेड है क्योंकि ये साइंस है यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा सी स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट को क्या मिलती है, पार्टिसिपेशन वाली राइट्स मिलते हैं, और स्टूडेंट उसमें स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिव रहते हैं स्टूडेंट्स, और इसमें टीचर क्या रहेंगे, पैसिव रहेंगे, जिसमें स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी क्या करेंगे, थॉट्स को एक्सप्रेस करेंगे। तो ये चीज है स्टूडेंट सेंट्रिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, ठीक है, किस चीज को बोलेंगे हम, दिस इज योर क्वेश्चन फ्रॉम ग्राफिक चैप्टर, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, बार चार्ट, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम या पाई चार्ट। तो हम क्या बोलेंगे इसे, वी विल कॉल इट हिस्टोग्राम, ओके। ये डेफिनेशन है, ठीक है, हिस्टोग्राम की डेफिनेशन है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ओके। आई थिंक ये तो बहुत इजी है, ठीक है, ये तो आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट, which of the following p values would signify that a sample correlation coefficient is significant at 1% level of significance। 1% सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, तो इसमें से वैल्यूज कौन सी होगी, a 0.005, b 0.02, c 0.99 या d 0.95। तो कौन सी होगी, आपको ये टेबल तो पता ही होगी, 1% की वैल्यू क्या होगी, 0.005, ये वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, ओके। सो द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट हिज और हर प्रीवियस परफॉर्मेंस इज नोन। तो ऐसा कौन सा इवेल्यूशन या असेसमेंट है जिससे हम पता कर सकते हैं कि किसी स्टूडेंट की पुरानी, जो पुराना उसने एग्जाम दिया या ओल्ड वाला कोई भी पेपर दिया है, उसको प्रेजेंट वाले से हम अच्छे से कंपेयर कर सकें, ठीक है। तो इसमें से कौन सा असेसमेंट है, डायग्नोस्टिक होगा नहीं क्योंकि अभी हमने पढ़ा वो लर्निंग में जब डिफिकल्टी आती है तब यूज होता है, सबमिटिव एंड ऑफ द होता है, इनफॉर्मल ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सी आपका ऑप्शन सही है, ठीक है, सी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। और इसका मीनिंग ये होता है, इस असेसमेंट को हम तब यूज करते हैं जब किसी को हमें कंपेयर करना होता है, ठीक है। किस चीज को कंपेयर करेंगे, परफॉर्मेंस को, एबिलिटी को, कंपेयरिंग एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट पास्ट से प्रेजेंट को, ओके। उनके टेस्ट हो गए या फिर उनकी परफॉर्मेंस हो गई, एबिलिटीज हो गई, इन सारी चीजों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम इस असेसमेंट का यूज करेंगे, ओके। सो दिस वर योर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आप इनको सॉल्व कर पा रहे होंगे। ये प्रीवियस ईयर में आ चुके क्वेश्चंस है जो हम आपके लिए लाए हैं। तो अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं, पढ़े समझे, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, हम कल भी फिर इसी टाइम पे 8 से 9 आपके लिए सीरीज लाएंगे। प्लीज बी ऑन टाइम एंड गेट दिस। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू।